यहाँ पे जो कर रहे हैं। तो इसका जो विषय है वो है अपना मेंथा की फसल के प्रबंधन के बारे में। तो अभी जैसे समर का सीजन है, लेकिन समर के सीजन में अगर हम लोग अच्छी तरह से मेंथा के ऊपर काम करेंगे, अच्छी तरह से मेंथा की देखभाल करेंगे, कम से कम खर्चे में अगर हम लोग मेंथा का प्रोडक्शन अच्छा वहाँ पे लेते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वहाँ पे होने का चांसेस है। क्योंकि मेंथा एक ऐसा क्रॉप है, एक ऐसा फसल है जो कम से कम दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकती है। लेकिन ये बोलने के लिए सही है, उतना काम हमें उस मेहनता के ऊपर करना पड़ेगा, तब जाके हमें कम से कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा फायदा मेहनता की क्रॉप के थ्रू वहां पे मिलेगा। तो आज की मीटिंग में हम मेंथा की फसल के अंदर क्या क्या दिक्कतें हमें आ सकती है, उस दिक्कतों से किस तरह से हम लोग अपना मेंथा को संरक्षण दे सकते हैं, और किस तरह से हम लोग कम से कम लागत खर्चे में ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं, तो इस बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा मेंथा के बारे में आपको बताता हूँ, उसके बाद आपके अगर कुछ सवाल है तो हम लोग बाद में वो सवाल डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि मेंथा की जो फसल है, तो वो पूरा समर सीजन में वहां पे आती है। तो ऐसे समर सीजन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें मेंथा की फसल की प्रबंधन के बारे में वहां पे करना पड़ता है। तो इसमें से अगर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, कुछ समस्या अगर देखते हैं, तो वो समस्या हमें हर साल वहां पे आती है। और हर साल हम लोग अगर उस समस्या के ऊपर नजरअंदाज करते हैं, तो हमारा जो यील्ड है, हमारा जो ऑयल परसेंटेज है, हमारा जो ऑयल का प्रोडक्शन है, वो वहां पे धीरे धीरे कम होता है। क्योंकि मेंथा के अंदर हमारा टारगेट रहता है कि हमें ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑयल अपना बनेगा उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट वहां पे मिलेगा। तो ऑयल अगर हमें अच्छा क्वांटिटी में लाना है, तो मेंथा का जो पत्ता है, मेंथा का जो फसल है, उसको हमें हरा भरा बनाना जरूरी है, उसका ग्रोथ हमें अच्छा लाना जरूरी है। क्योंकि जितना ज्यादा ग्रोथ मेंथा की फसल का होगा, उतना ज्यादा उसका यील्ड बढ़ने का चांसेस है, उतना ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन उसका बढ़ने का चांस वहां पे रहता है। तो मेंथा की फसल के अंदर, या फिर मैं तो बोलूंगा कि मेंथा के साथ साथ हम लोग जो भी और फसलें वहां पे करते हैं, तो ये सारी फसल के अंदर एक प्रॉब्लम हमें बार बार वहां पे आता है। वो प्रॉब्लम आता है कि सॉइल की कॉम्पैक्टनेस। मतलब आज की डेट में अगर हम लोग हमारी मिट्टी को देखेंगे, अपनी जमीन को देखेंगे, तो वो मिट्टी कठोर बन गई है, हार्ड बन गई है, जिसकी वजह से हम लोग कितना भी अन्न द्रव्य मिट्टी के अंदर डालते हैं, कितना भी खाद मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो वो जो खाद है, वो खाद अपनी फसल को जितना मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में वहां से नहीं मिलता है। दूसरा, हम लोग कितना भी अच्छा पानी का नियोजन करते हैं, फिर भी मिट्टी अगर आपकी कठोर रहेगी, तो वो पानी जो है तो वो ऊपर से निकल के जाता है। नीचे मिट्टी में जो मॉइस्चर होना चाहिए, जो नमी होनी चाहिए, वो उस मिट्टी के अंदर नहीं रहती। और उसकी वजह से समर के सीजन में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो मिट्टी अगर उसके अंदर नमी कमी कम है, तो अपना जो फसल है वो वहां पे सूखने लगता है, अपने फसल की ग्रोथ, अपने फसल का विकास वहां पे रुक जाता है। दूसरा, अगर आपकी मिट्टी कठोर है, मिट्टी हार्ड है, तो मिट्टी के अंदर पानी का पर्कुलेशन तो कम होता ही है। दूसरा, जो अपनी फसल की जड़ें होती है, तो वो जड़ें मिट्टी के अंदर जाने के लिए, वो हार्ड होने के चलते वो जो जड़ें हैं तो वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाती। और हम जो खाद देते हैं, वो खाद मिट्टी के अंदर होता है, मिट्टी के निचले हिस्से में भी वो खाद हो सकता है, मिट्टी के आजू बाजू में भी वो, पौधे के आजू बाजू में भी वो खाद वहां पे हो सकता है। तो उस खाद तक अगर अपनी जड़ें पहुंच नहीं पाती, तो वो खाद अपनी फसल को वहां पे मिलता नहीं है। तो जड़ों का विकास भी होना जरूरी है। जितना आपका जड़ों का विकास कम होगा, उतना कम से कम खाद जड़ों के थ्रू फसल को मिलेगी। और जितना अन्न द्रव्य फसल को कम मिलेगा, उतना फसल की ग्रोथ वहां पे कम होगी। दूसरा, अभी अगर आप पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, तो मौसम में हर 10-15 दिन में बदलाव आता है, वातावरण में बदलाव आता है। और
कंटिन्यू अगर वातावरण में बदलाव आता है तो इस बदलते मौसम का फसल के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, जिसको हम लोग अबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं, जिसको हम लोग अजैविक तनाव बोलते हैं। और जैसे ही मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव आता है तो हम लोगों के ऊपर भी उसका तनाव आता है, और हम लोगों के ऊपर जैसा तनाव आता है सेम वैसा ही तनाव अपनी फसल के ऊपर भी ये मौसम बदलाव का वहां पे आता है। तो ऐसे समय में अगर हम लोग अपनी फसल को इस बदलते मौसम से संरक्षण देने के लिए कुछ उपाय योजना नहीं करते तो हमारा जो फसल है वो तनाव के अंदर जाता है और उसका ग्रोथ वहां पे रुक जाता है। और अगर नियमित रूप से अगर मौसम में बदलाव आता है तो फसल के ऊपर रोगों का कीड़ों का प्रादुर्भाव भी बढ़ता है। और जब अतिरिक्त मात्रा में रोगों का कीड़ों का प्रादुर्भाव अपनी फसल के ऊपर आता है तो उससे भी फसल के ऊपर एक तनाव आ जाता है, जिसको हम लोग बायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं, जिसको हम लोग जैविक तनाव बोलते हैं। तो ये एक दिक्कत हमारी मेंथा के क्रॉप के अंदर रहती है, क्योंकि मेंथा पूरा अप्रैल मई ये 2 महीने का जो हॉट सीजन रहता है, समर का सीजन रहता है, तो उसके अंदर वो ग्रो होता है। तो ये स्ट्रेस से भी हमें हमारा फसल जो है तो उसको संरक्षण वहां पे देना जरूरी है। कुछ अन्न द्रव्यों की कमी भी फसल के अंदर वहां पे आती है, जिसकी वजह से अपनी फसल का ग्रोथ, अपनी फसल का विकास अच्छी तरह से वहां पे नहीं होता है। और लास्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा ऑयल का परसेंटेज, हमारा ऑयल का प्रोडक्शन वहां पे कम हो जाता है। तो अगर ये दिक्कतों के ऊपर हम लोग मेंथा की फसल के प्रबंधन के अंदर अगर काम करते हैं तो हम लोग कम से कम खर्चे में अपना ऑयल का प्रोडक्शन वहां पे बढ़ा सकते हैं। तो एक एक समस्या हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो समस्या किस तरह से आती है और किस तरह से हम लोग वो समस्या दूर करके अपना जो प्रोडक्शन है, अपना जो पैदावार है वो वहां पे बढ़ा सकते हैं। तो पिछले कुछ सालों से हम लोग अपनी मिट्टी के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हैं जिसकी वजह से अपनी मिट्टी आज अगर हम लोग देखेंगे तो वो अनहेल्दी हो गई है, वो बीमार हो गई है। बहुत कम मिट्टी खेती योग्य वहां पे बची है। तो हमने क्या क्या ऐसी कुछ चीजें मिट्टी के अंदर डाली है? तो हमने अतिरिक्त मात्रा में रासायनिक खाद को यूज किया है। मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा नहीं कि आप रासायनिक खाद मत डालो, लेकिन जितना फसल को जरूरी है, जितना अपनी मिट्टी के अंदर रासायनिक खाद की जरूरत है, उतना ही अगर हम लोग रासायनिक खाद देते हैं तो उससे फायदा होगा, नुकसान आपका नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि जितना ज्यादा रासायनिक खाद डालेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा मिलेगा, उतना ज्यादा हमारा यील्ड बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसा हम हमें जितना पेट भरने के लिए खाना चाहिए उतना ही हम लोग खाते हैं, वैसे ही किसी भी फसल को उसकी ग्रोथ के लिए जितना अन्न द्रव्य चाहिए वो उतना ही अन्न द्रव्य लेता है। तो फसल की जरूरत के हिसाब से अगर हम लोग रासायनिक खाद डालते हैं तो उससे नुकसान वहां पे नहीं होता है। लेकिन हम लोग पिछले कुछ सालों से अतिरिक्त मात्रा में जो रासायनिक खाद डालते हैं उसकी वजह से अपनी मिट्टी अनहेल्दी बन गई है, अपनी मिट्टी बीमार बन गई है। दूसरा, हम हमारी मिट्टी के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में तणनाशक यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, तन को मिटाने के लिए, खरपतवार को मिटाने के लिए। अगर हम लोग जहां जहां पे जरूरत है वहां वहां पे ही तणनाशक का यूज करेंगे, हर्बिसाइड का यूज करेंगे, अतिरिक्त मात्रा में अगर हम लोग हर्बिसाइड का यूज नहीं करेंगे तो भी अपनी मिट्टी वहां पे बच सकती है, तो भी अपनी मिट्टी जो है तो वो हेल्दी वहां पे रह सकती है। दूसरा, हम लोग ज्यादा मात्रा में पानी का यूज करते हैं, जितना जरूरत है उतना ही पानी फसल के अंदर देना जरूरी है। उसकी वजह से भी मिट्टी की प्रॉपर्टीज खराब हो जा रही है। जब कोई फसल निकलता है तो फसल के जो पत्ते होती है, जो मटेरियल वहां पे पड़ता है तो उसको हम लोग जला देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का तापमान बढ़ता है, मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ता है। और जैसे अपनी मिट्टी का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मिट्टी के अंदर जो फायदेमंद जीवाणु होते हैं वो फायदेमंद जीवाणु वहां पे कम हो जाते हैं। हम लोग बड़े बड़े मशीनरीज के साथ खेती करना शुरू किए तो उस मशीनरी के वेट के कारण अपनी मिट्टी में भी कठोरता वहां पे आ रही है। तो ये जो कुछ हम लोग चीजें वहां पे कर रहे हैं जिसकी वजह से अपनी मिट्टी जो है तो वो अनहेल्दी वहां पे बन रही है, अनहेल्दी बन चुकी है। और ऐसी मिट्टी के अंदर हम कितना भी अच्छी तरह से अन्न द्रव्य का
इस्तेमाल करें, कितना भी अच्छे तरह से पानी का यूज करें, कितना भी अच्छे तरह से रोगों को नियंत्रित करने के लिए उपाय योजना करें, फिर भी हमारा जो फसल है वो वहां पे हमें समाधानकारक उसका विकास वहां पे नहीं दिखता है। तो इस वजह से जैसे अपनी मिट्टी अनहेल्दी हो जाती है, मिट्टी बीमार हो जाती है, तो इसके अंदर कुछ ऐसी दिक्कतें हमें सामने आती है कि इस दिक्कतों की वजह से हमें अपना जो फसल का प्रबंधन है उसके अंदर बहुत ज्यादा समस्याएं वहां पे आती है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हम लोग अतिरिक्त मात्रा में रासायनिक खाद का यूज करते हैं, तो इस रासायनिक खाद के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट्स होते हैं, तो वो सॉल्ट्स अपनी मिट्टी के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी मिट्टी का जो साबु है, अपनी मिट्टी का जो पीएच है, वो दिन प्रतिदिन वहां पे बढ़ रहा है। और हम लोग बोलते हैं कि अगर अपनी मिट्टी का पीएच 6 से 7 के आसपास है तो अपनी मिट्टी हेल्दी है, अपनी मिट्टी अच्छी वहां पे है। लेकिन आज अगर हम लोग अपनी मिट्टी की जांच वहां पे करते हैं, टेस्टिंग वहां पे करते हैं, तो जनरली अपनी मिट्टी का सामू, मिट्टी का पीएच अपना 8 से ऊपर वहां पे चला गया है। और कोई भी अन्न द्रव्य जो हम लोग मिट्टी के अंदर देते हैं, या फिर पहले से मिट्टी के अंदर जो अन्न द्रव्य पड़ा है, वो अन्न द्रव्य फसल को मिलने के लिए मिट्टी का पीएच 7 के आसपास होना जरूरी है। जितना ज्यादा आपका मिट्टी का पीएच बढ़ेगा, उतना ज्यादा अन्न द्रव्य का अपटेक कम हो जाएगा। दूसरा, मिट्टी हार्ड होने के चलते मिट्टी के अंदर पानी का पर्कुलेशन वहां पे नहीं होता है। जितना मिट्टी के अंदर पानी कम जाएगा, उतना आपका मिट्टी में नमी कम रहेगा, उतना ज्यादा आपका फसल जो है तो वो सूखने का चांसेस वहां पे रहता है। जितना ज्यादा मिट्टी के अंदर पानी का पर्कुलेशन कम होगा, उतना आपको बार बार पानी देना पड़ेगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको पानी, अगर आपकी मिट्टी के अंदर कम है तो आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वहां पे पानी देना पड़ता है, जिसकी वजह से भी आपका खर्चा वहां पे बढ़ सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आप 2-3 दिन पानी अगर वहां पे नहीं दे पाते, तो सडन आपका जो पौधा है वो वहां पे सूखने के लिए लग जाता है। और मेंथा के अंदर आपका जो पौधा होना है तो वो शुरू से लेके आखिरी तक हरा भरा होना जरूरी है। जितना ज्यादा पौधा हरा भरा रहेगा, जितना पौधे का विकास अच्छी तरह से होगा, उतना ऑयल का परसेंटेज वहां पे बढ़ने का चांस होता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सेंद्रिय खाद को डालना बहुत कम वहां पे कर दिए। कुछ कुछ किसान जो है तो 3-3 4-4 साल तक या फिर उससे भी ज्यादा समय तक सेंद्रिय खाद अपनी मिट्टी के अंदर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का जो सेंद्रिय कार्बन है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो दिन प्रतिदिन वहां पे कम हो रहा है। जितना मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा, उतना मिट्टी के अंदर जो फायदेमंद बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उनकी संख्या कम होगी। और हम लोग जो खाद डालते हैं, हम लोग जो अन्न द्रव्य मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो वो अन्न द्रव्य ऐसे ही फसल को वहां पे नहीं मिलता है। मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो सूक्ष्म जीवाणु उस अन्न द्रव्य को विघटित करते हैं, और वो जो अन्न द्रव्य है वो फसल को लागू होने के लिए वहां पे मदद करते हैं। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें जब तक हम लोग कम नहीं करेंगे, तब तक हम हमारी फसल का फाउंडेशन ठीक नहीं कर सकते। और जैसे ही हम लोग हमारी फसल के लिए फाउंडेशन अगर क्लियर करते हैं, तो हमें बाद में दिक्कतें कम आती है। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये कम करने के लिए हम लोग सेंद्रिय खाद का यूज कर सकते हैं, सेंद्रिय खाद अपनी मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हम लोग कम कर सकते हैं। अब सेंद्रिय खाद में आप क्या डाल सकते हैं? आप डाल सकते हैं गोबर की खाद, बकरी की खाद, पोल्ट्री का मैन्योर, कंपोस्ट खाद, या फिर जिस एरिया में शुगर फैक्ट्रीज है, तो वो शुगर केन का जो खाद आता है, शुगर केन प्रेस मड जो आता है, तो वो हम लोग अपनी मेहनत के अंदर डाल के ये जो मिट्टी के अंदर जो दिक्कतें पैदा हो रही है या फिर हो गई है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। अभी ये चीज किसान को भी पता है कि हम लोग अगर ये सारे खाद अगर अपनी मिट्टी के अंदर डालेंगे, तो हमारी मिट्टी अच्छी हो जाएगी, हमारी मिट्टी हेल्दी हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी, जिसकी वजह से ज्यादा अन्न द्रव्य का संचार पौधे के अंदर ज्यादा मात्रा में होगा, पौधे का हेल्थ अच्छा रहेगा, पौधा हरा भरा वहां पे रहेगा।
लेकिन फिर भी बहुत कम किसान ये सेंद्रीय खाद अपनी मिट्टी के अंदर डालते हैं। क्यों? क्योंकि इस खाद को डालने से, अगर हम लोग गोबर की खाद का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो ये गोबर की खाद अगर मुझे डालना है तो इसको मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में डालना पड़ता है। 1 टन 2 टन पर एकड़ की डोज से हमें गोबर की खाद डालना पड़ता है। तो अगर 1 टन 2 टन 3 टन अगर गोबर की खाद मुझे लाना है, तो वो गोबर की खाद लाने के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है। फिर उसको अपनी जमीन के ऊपर 2-3 हफ्ते पहले ही फसल के लगाने से 2-3 हफ्ते पहले ही उसको डालना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आता है, उसको डालने के लिए अतिरिक्त हमें लेबर लगाना पड़ता है। ये तो एक दिक्कत आती है। दूसरा, इतना ज्यादा मात्रा में गोबर की खाद मिलना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम गाय भैंस को पालना कम कर दिए, हम लोग ट्रैक्टर के साथ माध्यम से खेती करना स्टार्ट किए, तो मतलब जानवरों की संख्या कम हो गई है। तो जितना जानवरों की संख्या कम होगी उतना हमें गोबर की खाद कम मिलेगा। दूसरा, जो कुछ थोड़ा बहुत गोबर की खाद हमें मिलता है, तो वो गोबर की खाद का क्वालिटी अगर हम लोग देखते हैं, तो कुछ हद तक गोबर की खाद की क्वालिटी एकदम से निकृष्ट वहां पे होती है। एकदम से गीला गोबर का खाद बहुत सारे किसान अपनी खेती में वहां पे डालता है। तो ऐसे गीले गोबर की खाद के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में नमी उसके अंदर होती है, बैक्टीरिया फंगस का सोर्स उसके अंदर होता है, खरपतवार की बीज उसके अंदर ज्यादा मात्रा में हो सकती है। तो ऐसी गीली गोबर की खाद डालने से हमें फायदा कम और नुकसान वहां पे ज्यादा होता है। दूसरा, ये जो गोबर की खाद अगर हम लोग डालते हैं, तो अगर आज हमने गोबर की खाद अपनी मिट्टी के अंदर डाला, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें 2 से 3 महीने के बाद वहां पे दिखना शुरू होता है। तो ये जो दिक्कतें हमें आती है, तो इसकी वजह से बहुत सारे किसान ये सेंद्रीय खाद अपनी मिट्टी के अंदर नहीं डालते हैं और वो सीधा रासायनिक खाद की तरफ जाते हैं, जिसको डालने से हमें दिन प्रतिदिन अलग अलग दिक्कतों का सामना वहां पे करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं, अगर हमें हमें अपनी मिट्टी बचानी है, अपनी मिट्टी को हेल्दी बनाना है, तंदुरुस्त बनाना है, तो हमें गोबर की खाद को या फिर ये जो सेंद्रीय खाद है, इसको एक पर्याय ढूंढना वहां पे जरूरी है। तो इसके लिए हम जियोक्सोल.com को यूज कर सकते हैं। ये एक गोबर की खाद में जो आपको फायदा वहां पे होने वाला है मेंथा की फसल के अंदर, वही सारे फायदे देने का काम जियोक्सोल.com वहां पे करेगा, क्योंकि ये एक खुद एक सेंद्रीय खाद वहां पे है, जिसको हम लोग सॉइल कंडीशनर बोलते हैं। इसके अंदर हम अलग अलग जो कंपोस्ट मटेरियल होता है, तो वो इसके अंदर देते हैं। तो ये जो जियोक्सोल.com है, ये अपनी मिट्टी की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों भी प्रॉपर्टीज ठीक करने का काम वहां पे करता है। जो जो दिक्कतें हमें मिट्टी के अंदर ऊपर हमने देखी, तो वो सारी दिक्कतों को कम करने के लिए हम लोग जियोक्सोल.com को अपनी मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। जैसे हम लोग जियोक्सोल.com अपनी मिट्टी के अंदर डालेंगे, तो अपनी मिट्टी का जो हेल्थ है वहां पे धीरे धीरे सुधारना स्टार्ट हो जाएगा। और अपनी मिट्टी अगर हम लोग रेगुलरली जियोक्सोल.com अपनी मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो अपना मिट्टी वहां पे हेल्दी बनेगा। और कम से कम रासायनिक खाद डालने के बावजूद भी अपना फसल वहां पे हम लोग हरा भरा लेके आ सकते हैं। तो ये जो जियोक्सोल.com है, ये आप किसी भी खाद के साथ 10 से 15 किलो पर एकड़ की डोज से वहां पे डालना है। जैसे आपने देखा कि हमें अगर गोबर की खाद डालना है, तो 100 किलो, 1 टन 2 टन 3 टन गोबर की खाद पर एकड़ की डोज में डालना पड़ता है। वही अगर हम लोग जियोक्सोल.com के बारे में बात करेंगे, तो ये सिर्फ 10 से 15 किलो पर एकड़ की डोज से भी अगर हम लोग डालते हैं, तो ये क्या करता है, सबसे पहले अपनी मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करता है। जैसे ही अपनी मिट्टी भुरभुरा बन जाती है, तो मिट्टी के अंदर पानी का पर्कुलेशन ज्यादा मात्रा में होता है, मिट्टी के अंदर पानी का होल्डिंग कैपेसिटी वहां पे बढ़ता है। तो हम लोग पानी जो वहां पे देते हैं, तो वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, मिट्टी के अंदर उसका नमी बनाए रखने का काम वहां पे होता है। तो कम से कम पानी के बाद भी हम लोग अपना फसल जो है, तो उसमें कहीं पे भी पानी का तनाव नहीं आता है। दूसरा, जितना ज्यादा आपकी मिट्टी भुरभुरी बनेगी, उतना ज्यादा फसल की जो जड़ें होती है वो मिट्टी के अंदर नीचे चली जाती है।
और जितना मिट्टी के अंदर मिट्टी के अंदर जड़े जाएंगी, उतना ज्यादा अन्न द्रव्य का शोषण वहां पे होगा। उसके साथ साथ जैसे आप jobzol.com को अपनी मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो ये jobzol.com आपकी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने का काम वहां पे करता है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी का बढ़ेगा, उतना ज्यादा फायदेमंद जीवाणु अपनी मिट्टी के अंदर ज्यादा मात्रा में होगी। जितना ज्यादा फायदेमंद जीवाणु अपनी मिट्टी के अंदर ज्यादा होगी, उतना ज्यादा अन्न द्रव्य का अपटेक करने के लिए वो अन्न द्रव्य फसल को खाने योग्य बनाने का काम वहां पे बढ़ेगा। और कम से कम अन्न द्रव्य का इस्तेमाल करने के बाद भी अपनी फसल के अंदर किसी भी तरह से अन्न द्रव्यों की कमी वहां पे नहीं आएगी। तो ये जो jobzol.com है, ये आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम वहां पे करता है। ये सिर्फ हम लोग बोलते नहीं थे, हमने बहुत सारे सैंपल्स अपने लैब के अंदर वहां पे टेस्ट किए हम लोग, अलग अलग लेबोरेटरीज में। jobzol.com जहाँ पे हमने डाला था, जहाँ पे नहीं डाला था, तो ऐसे बहुत सारे सैंपल्स हमने अलग अलग लैब में वहां पे चेक किए। तो उसके बाद हमें ये पता चला कि जैसे आप jobzol.com डालते हैं, तो आपका ऑर्गेनिक कार्बन वहां पे बढ़ता है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपकी हेल्थ, मिट्टी की हेल्थ जो है, तो वो वहां पे बनाई रहेगी। और मेंथा के अंदर जैसे अपनी मिट्टी बुरबुरी बनेगी, उतना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अन्न द्रव्य का अपटेक वहां पे होगा। जड़ों का विकास मिट्टी के अंदर ज्यादा मात्रा में होगा। और जितना जड़ों का विकास मिट्टी के अंदर होगा, उतना आपको पौधे के अंदर विकास वहां पे ज्यादा मात्रा में दिखेगा। पौधे के अंदर हरा भरापन वहां पे रहेगा। ज्यादा से ज्यादा पत्ते वहां पे लगेंगे, पत्तों का साइज वहां पे बनने के लिए अन्न द्रव्य वहां पे मिलेगा। तो जितना ज्यादा आपका कैनोपी बनेगा, उतना ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन वहां पे बढ़ने का चांस उसके अंदर तैयार हो जाएगा। तो ये एक दिक्कत हो गया। उसके बाद दूसरा जो दिक्कत अपने सामने आता है, वो आता है जड़ों का विकास। क्योंकि जितना जड़ों का विकास कम होगा, उतना अन्न द्रव्य का अपटेक वहां पे कम होगा। जितना अन्न द्रव्य का अपटेक कम होगा, उतना हम जो खाद वहां पे डालते हैं, तो जनरली अगर आप देखेंगे, तो हम लोग कहीं पे भी जड़ों के आसपास खाद नहीं डालते। हम लोग क्या करते हैं, खाद को ऐसा खेती में फेंक देते हैं, या फिर खाद को अपना मिट्टी के ऊपर डाल देते हैं, या फिर दो पौधे के बीच में हम लोग वो खाद वहां पे डालते हैं। तो किसी भी जड़ों के अंदर ऐसा कोई भी शक्ति नहीं होता है कि वो उस खाद को अपने तरफ खींच ले। जड़ों के संपर्क में जो खाद वहां पे आता है, जो अन्न द्रव्य वहां पे आता है, उतना ही अन्न द्रव्य पौधे को वहां पे मिलता है। जिस अन्न द्रव्य के संपर्क में अपनी फसल की जड़ें नहीं पहुंच पाती, वो अन्न द्रव्य मिट्टी के अंदर वैसे ही पड़ा रहता है। और हम लोग जो 100% अन्न द्रव्य का व्यवस्थापन वहां पे करते हैं, खाद अपनी मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो उसमें से सिर्फ 25 से 30% ही अन्न द्रव्य अपनी फसल को वहां पे मिल पाता है। क्योंकि उसको 100% मिलने के लिए जो जड़ों का विकास अपनी फसल के अंदर होना चाहिए, वो वहां पे नहीं होता है। तो इसके कारण हम कितना भी खाद अपनी मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो उसका फायदा उस फसल को वहां पे नहीं होता है। तो मैं तो यहाँ पे बोलूंगा कि आप कितना खाद वहां पे डाल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कितना खाद आपकी फसल को वहां पे मिल रहा है, ये देखना सबसे जरूरी वहां पे है। तो अपनी फसल की जड़ों के विकास के लिए एक माइकोराइजा नाम का फंगस, माइकोराइजा नाम का बुरशी वहां पे फसल का काम आसान कर देता है। अभी आप बोलेंगे कि अगर माइकोराइजा एक फंगस है, बुरशी है, और हम लोग ये फंगस को कम करने के लिए फंजीसाइड बहुत सारे क्रॉप में यूज करते हैं, फसल के अंदर यूज करते हैं। तो अगर हम लोग ये माइकोराइजा फंगस अपनी मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो इससे अपने फसल को कुछ नुकसान तो वहां पे नहीं होगा। तो एक्चुअली ये जो माइकोराइजा फंगस है, ये फसल के लिए फायदेमंद वहां पे होता है। क्योंकि ये जो माइकोराइजा के स्पोर्स होते हैं, बीज जो होते हैं, वो जब हम लोग मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो ये बीजों के अंदर से एक जड़ बाहर बाहर निकलती है, एक रूट बाहर निकलता है, माइसिलियम बाहर निकलता है। और वो जो जड़ होती है, वो अपनी फसल के जो जड़ें होती है उसके अंदर वो जाती है। और बहुत सारे माइक्रोराइजा की जो जड़ें हैं, वो मिट्टी में फैलने का काम ये माइक्रोराइजा वहां पे करती है। और जहां तक अपनी फसल की जड़ें नहीं पहुंच पाती, उससे भी नीचे जाके वहां पे जो अन्न द्रव्य पानी पड़ा है, वो फसल को देने का काम
ये माइक्रोराइजा के थ्रू वहां पे होता है। तो इसके लिए हम माइक्रोसोम ग्रेन्यूल, जिसके अंदर हम लोग माइक्रोराइजा देते हैं, तो ये माइक्रोराइजा हम लोग अपनी की मैं फसल के अंदर डाल मैं सकते हैं। बोल के ना मगर पढ़ के जब आऊंगा और ये आज जो कल को। माइक्रोसोल ग्रेन्यूल है, ये दानेदार फॉर्म में आता है, ग्रेन्युलर फॉर्म में आता है। तो इसको आप मेंथा लगाने के बाद किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके वहां पे डाल सकते हैं। इसको आपको 4 kg पर एकड़ की डोज से फसल लगाने के बाद वहां पे डालना है, क्योंकि माइक्रोराइजा को डेवलपमेंट के लिए, उसको खुद के विकास के लिए फसल की जड़ें अपनी मिट्टी के अंदर होना जरूरी है। तो जब आप मेंथा को लगाएंगे, उसके 10 से 15 दिन के बाद आपको माइक्रोक्सोल ग्रेन्यूल वहां पे डालना है। अभी माइक्रोक्सोल ग्रेन्यूल ही क्यों डालना है, क्योंकि आप मार्केट में भी बहुत सारे माइक्रोराइजा के प्रोडक्ट्स वहां पे देखेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर आपको सिर्फ माइक्रोराइजा मिलेगा। हम माइक्रोक्सोल ग्रेन्यूल के अंदर माइक्रोराइजा के साथ साथ 13 अलग अलग पोषण द्रव्य भी देते हैं। तो ये जो 13 अलग अलग पोषण द्रव्य होते हैं, ये माइक्रोराइजा की डेवलपमेंट में भी काम आते हैं, और फसल की ग्रोथ के लिए भी ये 13 प्लस अन्न द्रव्य वहां पे काम आते हैं। तो जैसे ही आप माइक्रोक्सोल ग्रेन्यूल को अपनी मेंथा की फसल के अंदर डालते हैं, तो इसके अंदर के जो माइक्रोराइजा के बीज होते हैं, जैसे वो मिट्टी के अंदर जाते हैं, तो ये बीज अपनी रूट के ऊपर चिपक जाते हैं। वहां पे वो उसको खाने के लिए थोड़ा बहुत जो अन्न द्रव्य होता है, तो वो अपनी जड़ों के अंदर से वो थोड़ा सा खींच लेते हैं, और इसके बदले में बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी क्वांटिटी में छोटे छोटे माइक्रोराइजा की जो जड़ें होती है, वो मिट्टी के अंदर फैलाने का काम ये माइक्रोराइजा की जड़ें वहां पे करती है। तो ये माइक्रोराइजा की जड़ें जैसे ही अपनी मिट्टी के अंदर फैलती है, तो जहां तक अपनी फसल की जड़ें नहीं पहुंच पाती, उससे भी नीचे जाके वहां पे जो अन्न द्रव्य पानी पड़ा है, उसको खींच के अपनी मेंथा की फसल को देने का काम ये माइक्रोराइजा वहां पे करता है। तो मतलब हमने जो मिट्टी के अंदर खाद डाला है, हमने जो मिट्टी के अंदर अन्न द्रव्य डाला है, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फसल तक पहुंचाने का काम ये माइक्रोक्सोल ग्रैन्यूल के अंदर का माइक्रोराइजा वहां पे करता है। तो अगर आपने जो अन्न द्रव्य अपनी मेंथा के अंदर डाला है, जो खाद अपनी मेंथा के अंदर डाला है, तो आपको अगर लगता है कि उसका 100% फायदा आपकी फसल को होना चाहिए, तो आपको आपकी फसल की जड़ें मजबूत बनाना जरूरी है। फसल के अंदर की जड़ों का विकास करना जरूरी है। उसको विकास करने के लिए आप माइक्रोक्सोल ग्रैन्यूल को अगर डालेंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अन्न द्रव्य और पानी का अवशोषण वहां पे करेगा। और जितना ज्यादा मात्रा में जड़ें अपनी मिट्टी के अंदर होगी, उतना ज्यादा अन्न द्रव्य पानी फसल को मिलेगा, और अपनी जो फसल है वो वहां पे हरी भरी बनेगी। अपनी फसल की ग्रोथ वहां पे ज्यादा मात्रा में होगी। फसल के अंदर किसी भी अन्न द्रव्यों की कमी वहां पे नहीं आएगी। और जितना ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ अपनी फसल का वहां पे होगा, उतना ज्यादा ऑयल कंटेंट वहां पे बढ़ने का चांस बनेगा। तो ये एक दिक्कत कम करने के लिए आप माइक्रोक्सोल ग्रैन्यूल को अपनी मेंथा के फसल के अंदर वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तीसरी जो दिक्कत अपने सामने आती है, वो आता है वातावरण में होने वाले बदलाव। अभी वातावरण में होने वाले बदलाव मतलब ज्यादा मात्रा में तापमान बढ़ना, दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा मात्रा में अंतर आना, अचानक से बारिश आना या फिर पानी कम हो जाना, ह्यूमिडिटी कम ज्यादा होना, आर्द्रता जिसको हम लोग बोलते हैं, सनलाइट कम ज्यादा होना, हवा का जो फोर्स है वो कम ज्यादा होना। तो ये जो सारी दिक्कतें आती है, ये जो वातावरण बदलाव में जो वहां पे तैयार होता है, तो इसकी वजह से अपनी फसल जो है, तो वो तनाव के अंदर आती है। जैसे आप देखते हैं कि मौसम अगर साफ है, तो फसल जो है, तो वो हरी भरी बनती है। फसल के अंदर किसी भी तरह से हमें कोई भी नुकसान वहां पे नहीं दिखता है। और जैसे ही वातावरण में थोड़ा सा बदल आता है, तो फसल वहां पे मुरझाई जाती है, फसल का ग्रोथ वहां पे रुकता है। ज्यादा मात्रा में रोगों का, कीड़ों का प्रादुर्भाव फसल के अंदर आता है, जैसे आपका मौसम अगर बदलता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप बदलते मौसम से अपनी फसल के अंदर कोई भी उपाय योजना अगर नहीं करते, तो आपकी फसल तनाव के अंदर आती है।
और उसके बाद आप कितना भी ज्यादा अन्न द्रव्य फसल को देते हो, कितना भी ज्यादा बार पानी फसल के अंदर देते हो, तो उसका किसी भी तरह से फायदा फसल को वहां पे नहीं होता है। और फसल तनाव के अंदर होने के बावजूद फसल का जो ग्रोथ है वो वहां पे हमें समाधानकारक वहां पे नहीं दिखता है। तो ऐसे ही बदलते मौसम से अपनी फसल को संरक्षण देने के लिए सिलिकॉन एक अन्नद्रव्य फसल का मदद वहां पे करता है। और अगर हम लोग देखते हैं तो अपनी मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन पड़ा है। तो अभी आप बोलेंगे कि अगर आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन अपनी मिट्टी के अंदर है, तो हमें बदलते मौसम से अपनी मेंथा की फसल को संरक्षण देने के लिए अतिरिक्त उपाय योजना करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये जो सिलिकॉन है ये सिलिकेट फॉर्म में होता है, और कोई भी पौधा कोई भी फसल सिलिकेट सिलिकॉन को अवशोषित नहीं कर पाता जब तक उस सिलिकेट सिलिकॉन का ऑर्थोसिलिसिक एसिड में रूपांतर नहीं हो जाता, कन्वर्शन नहीं हो जाता, तब तक उस सिलिकॉन का फायदा किसी भी फसल को वहां पे नहीं मिलता है। और ये जो अपनी मिट्टी के अंदर सिलिकॉन पड़ा है, तो उस सिलिकॉन का ऑर्थोसिलिसिक एसिड में कन्वर्शन होने के लिए जो फायदेमंद जीवाणु अपनी मिट्टी के अंदर होना चाहिए, जो पूरक परिस्थिति अपनी मिट्टी के अंदर होना जरूरी है, वो वहां पे न होने के चलते कितना भी ज्यादा सिलिकॉन आपकी मिट्टी के अंदर हो तो उससे ऑर्थोसिलिसिक एसिड नहीं बनता। और जब तक ऑर्थोसिलिसिक एसिड नहीं बनेगा तब तक उस सिलिकॉन का फायदा फसल को वहां पे नहीं मिलता है, और अपनी फसल जो है तो जैविक अजैविक तनाव के अंदर वहां पे आती है, फसल की ग्रोथ वहां पे रुक जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप सिलिक्सोल ओसा को अगर यूज करते हैं, इसका अगर इस्तेमाल आप मेंथा की फसल के अंदर करते हैं, तो हम लोग इसके अंदर डायरेक्टली ऑर्थोसिलिसिक एसिड देते हैं। और ये जो ऑर्थोसिलिसिक एसिड होता है ये ज्यादा समय तक अपने मूल रूप में वहां पे नहीं रहता। वो धीरे धीरे अगर उसका सिचुएशन अगर चेंज हो जाता है, परिस्थिति अगर उसके अनुरूप हो जाती है, तो वो उसका जो स्वरूप है वो वहां पे चेंज करता है। तो इसके लिए इसको स्टेबल रखने के लिए जो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए हमारे पास पेटेंट है। मतलब स्टेबलाइज ऑर्थोसिलिसिक एसिड का कोई भी उत्पादन कोई भी कंपनी वहां पे नहीं बना सकती। तो इसके लिए अगर आपको आपकी फसल को जैविक अजैविक तनाव से संरक्षण देना है, तो आप सिलिक्सोल ओसा को वहां पे डालना जरूरी है। इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली ऑर्थोसिलिसिक एसिड देते हैं, मतलब फसल को जिस स्वरूप में सिलिकॉन चाहिए उस स्वरूप में हम लोग ऑर्थोसिलिसिक एसिड ये सिलिक्सोल ओसा के अंदर देते हैं। तो इसको आपको 20 से 22 दिन के अंतराल में 3 मिली प्रति लीटर पानी की डोज से अगर आप पत्तों के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं, तो ये सिलिक्सोल ओसा आपकी फसल को अजैविक तनाव से संरक्षण वहां पे देगा। कितना भी ज्यादा वातावरण में बदलाव आए, टेम्परेचर कम ज्यादा आए, सनलाइट कम ज्यादा हो, आर्द्रता कम ज्यादा हो, हवा कम ज्यादा मात्रा में वहां पे हो, तो ऐसा कोई भी दिक्कत अगर आपकी फसल के अंदर वहां पे आती है, तो ऐसी दिक्कतों से आपकी मेहनत की फसल को वेदर प्रूफ बनाने का काम ये सिलिक्सोल ओसा वहां पे करता है। और जैसे ही आप सिलिक्सोल ओसा को डालते हैं, तो कितना भी वातावरण में बदलाव आपको वहां पे दिखाई दे, तो उस वातावरण बदलाव का कोई भी नुकसान आपकी मेहनत की फसल को वहां पे न होने देने के लिए ये सिलिक्सोल ओसा वहां पे काम करेगा। और जितना आपका फसल वेदर प्रूफ रहेगा, उतना ज्यादा मात्रा में फसल का विकास वहां पे होगा। इसके साथ साथ जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, तो फसल के अंदर कीड़ों का रोगों का प्रादुर्भाव वहां पे बढ़ता है। तो ऐसी दिक्कतों के लिए अगर आप सिलिक्सोल ओसा को कंटिन्यू अपनी मेहनत के ऊपर अगर डालते हैं, तो इसके अंदर का जो ऑर्थोसिलिसिक एसिड है वो पत्तों के ऊपर एक लेयर बना देता है, जिसको हम लोग सिलिका लेयर ऐसा बोलते हैं। और ये सिलिका लेयर हार्ड होता है, कठोर होता है। तो इस सिलिका लेयर की वजह से जो कीड़े होते हैं या फिर जो फंगस होता है, बुरशी जो होती है, तो उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, उसकी जो सोंड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो उस हार्ड लेयर की वजह से उस पत्ते के अंदर नहीं जा पाती। और उसको जो अन्नरस वहां पे जरूरी होता है वो न मिलने के बावजूद वो वहां पे मर जाती है, या फिर अपनी फसल से दूर जाने के लिए वहां पे
अपनी फसल से वो वहां पे दूर जाती है। तो ऐसे माध्यम से आपकी फसल को जैविक तनाव मुक्त रखने का काम भी सिलिक्सोलोसा वहां पे करता है। मतलब अगर आप आपकी फसल को जैविक अजैविक तनाव से संरक्षण देते हैं तो किसी भी तरह से बदलते मौसम का निगेटिव इम्पैक्ट आपकी मेहनता की क्रॉप के अंदर वहां पे नहीं होगा। दूसरा, जैसे आप सिलिक्सोलोसा को डालते हैं तो ये सिलिक्सोलोसा, इसके अंदर का ऑर्थोसिलिसिक एसिड अन्य अन्न द्रव्यों का शोषण भी वहां पे बढ़ाता है। और जितना ज्यादा अन्न द्रव्य का शोषण वहां पे बढ़ेगा उतना कम से कम अन्न द्रव्य की कमी फसल के अंदर आएगी। और जितना अन्न द्रव्य का शोषण अच्छा होगा उसके साथ साथ सिलिक्सोलोसा उस अन्न द्रव्य का हर एक पौधे के पार्ट के अंदर समतोल रखने का काम वहां पे करता है। तो जितना ज्यादा अन्न द्रव्य फसल के अंदर आएगा उतना ज्यादा मात्रा में फसल का ग्रोथ वहां पे बढ़ेगा, फसल का विकास वहां पे अच्छी तरह से होगा। और दूसरा, हमने बहुत सारे ट्रायल्स, बहुत सारे डेमोज आपकी एरिया में मेंथा के ऊपर वहां पे किए सिलिक्सोलोसा के। तो इसको डालने से अगर आप कम से कम 2 बार अगर आप सिलिक्सोलोसा को आपकी मेंथा की फसल के ऊपर डालते हैं तो इसको डालने से आपका ऑयल का प्रोडक्शन वहां पे बढ़ता है। ये हमने बहुत सारे ट्रायल्स वहां पे करने के बाद हमें हमारा ऑब्जर्वेशन वहां पे ऐसा आया कि सिलिक्सोलोसा को डालने से आपका ऑयल परसेंटेज बढ़ता है और हमारा उत्पादन ही ऑयल परसेंटेज रहता है। जितना ज्यादा आपका ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा फायदा आपको वहां पे हो सकता है। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है जहाँ पे हमने प्रीवी के प्रोडक्ट्स डाले थे और कुछ एरिया में प्रीवी के प्रोडक्ट्स नहीं डाले थे। तो एकदम विजुअल खुले आंख से हमें उसका जो परिणाम है प्रीवी के प्रोडक्ट्स का वो फसल के अंदर वहां पे दिखता है। एकदम से हरा भरा फसल होना, फसल का ग्रोथ वहां पे ज्यादा मात्रा में होना, जड़ों का विकास अच्छी तरह से होना, अन्न द्रव्य का शोषण अच्छी तरह से वहां पे होना, मिट्टी बुरबुरी होना, ये सारे फायदे आपको प्रीवी के प्रोडक्ट्स के मेंथा की फसल के अंदर वहां पे दिखाई देंगी। और जितना ज्यादा आपका फसल वहां पे पौधे के अंदर होगी उतना आपका ऑयल का परसेंटेज वहां पे बढ़ सकता है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जिसको अगर आप प्रीवी के सॉल्यूशंस को डालने से कम करेंगे तो आप कम से कम लागत में आपका ऑयल प्रोडक्शन मेंथा के अंदर वहां पे बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है और कुछ आपको अगर पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सर, शैलेंद्र। हेलो। सर शैलेंद्र, बोलिए अभी बोलिए। अभी जैसे पिपरमिंट में कोई भी लार्वा अटैक करता है तो क्या उसके साथ में अपना कैल्सीवियरोसा चला सकते हैं बिल्कुल चला सकते हैं। इंसेक्टिसाइड के साथ में? हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल है? शायद किसी को कोई सवाल नहीं है। आ, धन्यवाद सभी किसान भाइयों। और धन्यवाद बाबा साहेब जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन किया कि मेंथा के फसल का कैसे प्रबंधन करना चाहिए और क्या क्या दिक्कतें आती है और उसमें कैसे हम उस दिक्कतों पे कैसे हम कोई प्रीवी के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं और दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद बाबा साहेब, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन किया।
धन्यवाद सभी को। तो यहीं पे हम हमारे ये चर्चा सत्र खत्म करते हैं और नए चर्चा सत्र लेके हम जल्दी वापस आएंगे। थैंक यू।